चलिए, जैसा कि कल आप लोग को बता दिए थे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण। ठीक है, यानी कि पाचन होगा। ठीक है, कल जो हम लोग पढ़े थे वह जंतुओं में पोषण हो रहा था। तो जंतुओं में पोषण में जिसमें देखे थे अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। अमीबा और तो आप लोग को यह भी बताए थे कि दोनों में क्या है, अंतर है। दोनों में क्या है, अंतर है। तो दोनों में अंतर है। दो बच्चा से हम पूछेंगे, तुम खड़ी हो जाओ और तुम खड़ी हो जाओ। खड़ा हो। तुम बताओ अमीबा के बारे में, अमीबा में कोई खास बात? तुम बताओ जी, पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, तुम बोलो। और पैरामीशियम? ठीक है, कुछ और बताओ पैरामीशियम के बारे में। चलिए, बहुत सारा यहाँ पर आप लोग तीन ठो बताए, तीनों सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठिए। तो ऐसे ही इसका अगर पूछेगा तो इसी प्रकार से जवाब देना है। ठीक है, अमीबा के बारे में जो बताएं उसके लिए महत्वपूर्ण जो अंग है वो कूटपाथ है। क्या है? कूटपाथ। और पैरामीशियम का जो है वो सभी अंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं। सभी अंग क्या होते हैं? अलग अलग। उसमें कोई एक अंग निर्धारित नहीं है। जैसे मुख्य है अलग, मुंह जो है मुख्य गुहा जिसको बोलते हैं वो अलग है। फिर चलने वाला जो पैर है वह किससे चलता है? सीलिया से चलता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जंतुओं में। तो जंतुओं का पोषण कैसे होता है? जंतु नहीं, मनुष्य। ठीक है, तो जंतु के अंतर्गत ही मनुष्य भी आता है। तो मनुष्य के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक, यानी कि हम लोग अपने खुद के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कैसा है? तो सबसे पहले अगर बात करें आज की जो मनुष्य में पाचन। ठीक है, पहला जो है आपका मनुष्य में पाचन। पाचन से आप लोग को समझ में आएगा कि पाचन का मतलब है कि जो भी खाना खाते हैं उसको हम लोग पचाते कैसे हैं। तो कहां से प्रारंभ होता है? ठीक है, पाचन की क्रिया कहां से? देखिए, आहार नाल, ये मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र कैसे बनता है, किन अंगों से मिलकर के बनता है, किन चीजों की जरूरत होता है पाचन तंत्र? पाचन तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। एक मतलब बहुत सारे चीजों को मिला करके सिस्टम को कहते हैं। यहां पर जैसे आप कंप्यूटर देख रहे हैं, इसमें बहुत चीजें हैं, तीन चार चीज मिलकर के यह क्या बना? सिस्टम बना, जिसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो आहार नाल है, पाचक रस है या ग्रंथियां हैं, इन सब को मिला करके पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। यानी कि पूरे सिस्टम मिला हुआ है तभी ये पाचन क्रिया संभव हो पाता है। अगर केवल आहार नाल रहे और उसमें पाचन और भी ग्रंथि ना रहे, उससे निकला हुआ पाचक रस ना रहे, तो ये पाचन क्रिया संभव नहीं है। तो उसके लिए इन सबों का होना जरूरी है और इन सबको मिला करके हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। तो मनुष्य में पाचन तंत्र, तो ये सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं के बारे में बात हो रही है। उच्च श्रेणी, तो मनुष्य जो होता है उच्च श्रेणी के जंतु में। उच्च श्रेणी का मतलब क्या है? उच्च श्रेणी जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको उच्च श्रेणी के जंतु कहेंगे। ठीक है, तो जंतु में हम लोग आते हैं इसलिए जंतु रखा गया है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। जैसे पैरामीशियम में हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक कुछ अंग जो है अलग अलग था, लेकिन अमीबा के शरीर में देखे थे कि सब कार्य क्या होता है? किससे होता है? कूटपादों से होता है। ठीक है, लेकिन उच्च श्रेणी के जंतु, ये निम्न श्रेणी के जंतु था। अमीबा और पैरामीशियम क्या था? निम्न श्रेणी के जंतु था, लेकिन मनुष्य जो है उच्च श्रेणी के जंतु है।
और केवल मनुष्य के बात नहीं, जितने भी जंतु इसके अंतर्गत आते हैं जो उच्च श्रेणी में आते हैं, जैसे हाथी हो गया, ये सब क्या है, उच्च श्रेणी। भालू हो गया, ये सब उच्च श्रेणी के हैं। बकरी भी आपका है उच्च श्रेणी के, हम उसको देख सकते हैं, छोटा नहीं है वो। छोटा मतलब कहने का मतलब है 2, 3, 4 कोशिका, 50 कोशिका, ये होता है निम्न श्रेणी। बाकी सब बकरी जितना भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, सब में लाखों कोशिका मौजूद रहता है। तो उसके ऊपर जो रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु। तो उच्च श्रेणी के जंतु में हम लोग भी आते हैं, यानी कि मनुष्य भी आते हैं। तो उनका विशेष अंग पाया जाता है, पाचन के लिए क्या पाया जाता है, विशेष अंग। विशेष अंग का मतलब है कि आपको पता होगा कि मुख्य जो है ये खाने के लिए दिया हुआ, फिर आहार नाल जो होता है वो उसको खाना को नीचे गिराने के लिए होता है। लार का काम होता है कि खाना को, जो पिसा हुआ भोजन है उसको गीला कर दे, सूखा ना रखे, और थोड़ा सा लसलसा टाइप का रहता है ताकि चिपके ना भोजन। ऐसा इसलिए सभी को अलग अलग काम दिया गया। तो सभी को काम दिया गया यानी कि सभी का एक अंग दिया गया है। अंग दिया गया है मतलब कि ये विशेष अंग में आएंगे। क्या आएंगे, विशेष अंग में। और अमीबा में क्या था, पाचन भी उसी से करेगा, कुछ पातों से, और भोजन का अवशेष पदार्थ भी उसी से निकालेगा, पचाएगा भी उसी से। तो सब एक ही अंगों से करता है। उसमें विशेष अंग नहीं दिया गया था क्योंकि उसमें वह क्या था, एक कोशिकीय जीव था, उसका अलग मामला है। और यहां पर लेकिन एक कोशिकीय जीव में पैरामीशियम, इसमें क्या है, विशेष अंग दिया गया। तो विशेष अंग में आपका आ जाएगा मानव, जो कि किस में आ जाएगा, उच्च श्रेणी में। किस में आ जाएगा, उच्च श्रेणी में। और जो पैरामीशियम है उसमें भी विशेष अंग पाया जाता है, लेकिन वह निम्न श्रेणी में आएगा। तो पूछेगा सवाल कि निम्न श्रेणी के जंतु जिसमें विशेष अंग दिया जाता है तो क्या नाम बताएंगे, ठीक है। अगर उच्च श्रेणी में तो बहुत सारे हो जाएंगे। उच्च श्रेणी में क्या होगा, तो ऐसे नहीं पूछेगा, बोलेगा उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो विशेष अंग पाए जाते हैं इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है, तो नहीं में डाल देगा। पूरा खरगोश, हाथी, भालू लिख ले रहेगा, एगो दे देगा कौन, अमीबा। तो आप वहां फंस जाइएगा। तो अमीबा में टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर विशेष अंग जो क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। तो पाचन के लिए जो विशेष अंग है उसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आहार नाल कहते हैं, ठीक है। आहार नाल क्या होगा, पाचन का आहार नाल क्या होगा, विशेष अंग। आहार नाल पाचन का विशेष अंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे शरीर में केवल पचाने वाला, पाचन करने वाला अंग नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, ग्रंथि भी है, पाचक ग्रंथि भी है, ठीक है। पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस को स्रावित करता है। जैसे हम लोग को कभी कभी खाना वाना नहीं पचता है तो कितना कहेगा कि नींबू का रस पीता है कोई आदमी, नहीं, नींबू का रस, या फिर कोई क्या बोलते हैं, इनो पीता है, ठीक है। स्प्राइट भी पीता है कुछ लोग, उसके बाद पी लेगा, उसके बाद मार ढकार फेंकते रहेगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ग्रंथि का काम क्या है, ग्रंथि में से ही पाचक रस स्रावित होगा। तो हमारे शरीर में ग्रंथि नहीं होगा। अब बताइए, पेट यहां है, पेट यहां है, और घुटना में लगा दे पाचक रस, मतलब कि घुटना में लगा दे ग्रंथि, इस ग्रंथि से क्या निकलेगा, पाचक। तो अब इसमें ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो पाचन जहां होगा पाचक रस भी वही होगा। अब पाचक रस जहां होगा वहां ग्रंथि भी होगा, यानी कि ग्रंथि में से क्या निकलेगा, पाचक रस। और ये रस निकल करके कहां जाएगा, पाचन अंग में। किस में जाएगा, पाचन अंग। देखिए विशेष अंग जो है
भोजन को पचाने के लिए होता है। जहां पर भोजन पचता है उसको हम विशेष अंग बोलते हैं, और विशेष अंग का उदाहरण यहां पर लिया गया है आहार नाल। ठीक है, क्लियर है बाबू यहां तक? तो चलिए, सबसे पहले हमने आपको पहला लाइन में यह समझा दिया कि पाचन के लिए क्या जरूरी होता है? विशेष अंग। पाचन के लिए क्या जरूरी होता है? विशेष अंग का क्या नाम है? आहार नाल। और आहार नाल में क्या पाया जाएगा? पाचन ग्रंथि। अब पाचन ग्रंथि में से क्या निकलेगा? पाचक रस। तो 3 चीज मिल गया। तो पूरी क्रिया को यानी कि पाचन तंत्र किसको कहेंगे? देख लीजिए, आहार नाल पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, मिल करके क्या कहलाता? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पहला में हमने आपको बताया कि विशेष अंग जो होता है उसको बोलते हैं आहार नाल। और इसी आहार नाल में से संबंध क्या रहता है? पाचक ग्रंथि क्या निकालता है? पाचक रस। तो देखिए, यही 3 मिल करके आहार नाल, पाचक ग्रंथि, और इन क्रियाओं को जो करता है वो पाचक रस। तो उनको मिला करके तीनों जब मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो पूरी क्रिया को खत्म करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आहार नाल और पाचन ग्रंथि, और ग्रंथि से निकला हुआ पाचक रस, जब इन सबको मिलाया जाता है तो क्या कहलाता है? पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? देखिए, नहीं समझ, अरे तो तुमको ना आया जी, और भी ना है विद्यार्थीगण यहाँ पर। देखिए जी, क्या चाहते हैं ना दिखाए? तो दिखाइए, तो देखिएगा तो ना। देखिए यहां, अब हम लोग खाए, ठीक है, खाना खाएं, तो जैसे ही खाना खाते हैं तो जैसे ही हमारे शरीर में यानी कि मुख में अनाज जाता है, चबाना शुरू करते हैं, आप देखिएगा लार बनने लगता। ठीक है, और लार बनने का मतलब है कि उस लार ग्रंथि से क्या निकल गया? वहां से पाचक रस निकल गया। वो पचाने का काम बहुत कम करता है, वो सानने का काम करता। ठीक है, तो भोजन करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आहार नाल का भी बहुत सारे भाग होते हैं। आहार नाल का क्या होते हैं? बहुत सारे भाग होते हैं। तो बहुत सारे भागों में उसी के अंदर, अब जैसे मान लीजिए इस कोचिंग के अंदर आ गए, क्लास के अंदर आ गए, क्लास के जब अंदर आते हैं तो बहुत चीज इसमें दिखाई देता है। अब क्लासरूम कैसे बना? बेंच है, पंखा है, मलकरी है, बोर्ड है, तो इन सबको मिला करके क्या बन गया? क्लासरूम। अब उसी प्रकार से पाचन तंत्र कैसे बना? आहार नाल, पाचन ग्रंथि, और उससे निकला हुआ पाचक रस, इन सबको मिलाकर के क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है, अब इस क्लासरूम में जो है उन सब के बारे में धीरे धीरे क्या करेंगे? समझेंगे। यानी कि इसमें भी पाचन तंत्र जो पढ़े रहे हैं उसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला जो समझने वाला भाग है वह आपका आहार नाल है। ठीक है, आहार नाल से आपसे इसमें एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, या हो सके आकृति भी बनवाएंगे आपसे। 5 नंबर का सवाल उसमें रहता है, तो 5 नंबर का भी पूछा जाएगा,
5 नंबर का नहीं पूछा गया तो 2 नंबर का तो कंफर्म है। ठीक है, तो 5 नंबर का सभी चैप्टरों से नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि 2 ही क्वेश्चन रहता है। अथवा में एक क्वेश्चन रहेगा और एक अथवा में रहेगा, तो दोनों में से कोई आप एक बना सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक न एक आपको बनाना है। हो सके दोनों, किसी किसी को लालच हो जाता है दोनों बनाने के लिए, या कभी कभी क्या होता है आकृति बना दीजिए, या आकृति बनाइए या फिर उसके बारे में समझाइए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है हम लोग जो देख रहे हैं आकृति बोर्ड पर सामने, ये आहार नाल का है। किसका है? आहार नाल का। ठीक है, ये किसका है जी? आहार नाल का। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर इतना ही है। अच्छे, फिर से वहीं जाना पड़ेगा। यहां देख लीजिए, यहां देख लिए ना। फिर से हम लोग को कहां जाएंगे अब? कहां जा? शांत हो जाइए। शांत होइए जी। चलिए देखिए, तो पाचन तंत्र 3 चीज मिलकर के बनता है। ठीक है, कितना चीज मिलकर के बनता है? 3 चीज मिलकर के बनता है। गायब हो जाता है इसमें। कहाँ ये? चलिए, मनुष्य का पाचन तंत्र ये तो पढ़ा दिया आपको, बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं आहार नाल का। जैसा कि हम लोग अभी कुछ देर पहले देख रहे थे आकृति में, ठीक है, आकृति में देख रहे थे कि मुंह बना हुआ था, मुंह के उसके बाद नीचे देखे। ठीक है, तो इन सब भागों को हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो सबसे पहले जैसे मनुष्य जो है वो भोजन को मुख में डालता है, जैसे ही मुख में डाला उसके बाद वहां से आहार नाल का भाग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे मुख में जैसी डालेगा तो मुख में 2-3 चीज आपको दिखाई देगा। 2-3 चीज क्या दिखाई देगा? एक तो पहला होता है जीभ, दूसरा होता है दांत, और फिर जबड़ा होता है जिसमें दांत लगा होता है ना। यही चीज ना है जी। कान, कान कौन बोल रहा है? ठीक है, कंठ नीचे ना आ गया जी। कंठ के बारे में भी बताएंगे अभी। ठीक है, तो कितना चीज बताएं आपको? मुख में जैसे ही भोजन को डालते हैं तो सबसे पहला जीभ, दूसरा दांत, फिर जबड़ा। और जिस जबड़ा में क्या लगा रहता है? दांत लगा रहता, ऊपर और नीचे।
ठीक है, तो उनको समझते हैं, ठीक ना। चलिए तो देखिए आगे बात करें तो मनुष्य का आहार नाल, तो मनुष्य का आहार नाल ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है, कितना बड़ा होता है? मनुष्य का आहार नाल कितना बड़ा रहता है? 8 से 10 मीटर। इस इतना बड़ा होने का कारण है क्योंकि मुख से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होगा और जाएगा मल द्वार तक। कहां तक जाएगा? इसमें 1 से लेकर के 6 भाग होते हैं। कितना भाग? 6 भाग। और ये पूरा क्रिया यानी कि शुरुआत होता है मुख गुहा से और अंतिम जो होता है मल द्वार तक, ये पूरा कंप्लीट करता है आहार नाल का। ठीक है, आहार नाल यानी कि हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो वहां तक क्लियर होता है। बाकी जो अच्छा चीज होता है शरीर ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ठीक है, तो उसी के बारे में तो सबसे पहला इसकी जो लंबाई है आहार नाल की कुल लंबाई कहेंगे 8 से 10 मीटर। याद रखिएगा यह मुख गुहा शुरू होता है, सॉरी देखो यहां से मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैली होती है, बेकार लिख दिए। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य। ठीक है, तो संरचना कैसा आकृति है उनको बताने की कोशिश करेंगे और उसको लिखाएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से आप आकृति को बना सकते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको कोशिश नहीं, पूरा दम तैयारी करना कि हमको बनाना है, क्योंकि जैसे ही हम आपसे ये चैप्टर खत्म करेंगे टेस्ट लेंगे और आकृति को बनवाएंगे और हम तो सवाल पूछेंगे ही, हो सके बोर्ड पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा। ये तो आपका चैप्टर खत्म होते जाएगा, टेस्ट बाय टेस्ट होते जाएगा। ऐसे तो डेली पूछताछ होगा ही होगा, लेकिन चैप्टर खत्म होगा टेस्ट होगा। ये इस चैप्टर का कहानी नहीं है, पूरे चैप्टर का कहानी है। और इस सब्जेक्ट का कहानी नहीं है, पूरे सब्जेक्ट का कहानी यही रहेगा कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट जो बच्चा देंगे उनका नंबर अच्छा आएगा ही आएगा, एकदम तय है। इसलिए टेस्ट से पीछे ना हटिएगा, टेस्ट के पीछे पागल रहिएगा, तभी जाकर के आपका अच्छा नंबर आने वाला है। और टेस्ट जहां चुके तो फिर आप क्या बोलते हैं, जिस आप लाइन को सर्कल बनाए थे उस सर्कल से बाहर होते जाइएगा। ठीक है, सर्कल के केंद्र बिंदु पर पहुंचना है, मतलब कि नंबर 1। ठीक ना, जो सर्कल है ना उस सर्कल से बाहर नहीं होना, केंद्र बिंदु पर आना है, 1 आने के चक्कर में रहना है। तो 1 कब आइएगा? सारा होमवर्क करिएगा तब ना। टेस्ट से वही बच्चा भागेगा जिसको याद नहीं होगा, याद होगा तो काहे ना कहेगा, काहे सोचेगा कि हम अच्छा नंबर नहीं लाए। सब कोई सोचता है कि अच्छा नंबर लाएं जब याद रहेगा तो। जैसे आप लोग से पूछते हैं तो जैसे पूछेंगे ना तो एक दूगो को देखेंगे मुंह में इसे छुपावे लगता है, तो हम समझ जाते हैं अच्छा इसको याद नहीं। और उसके बाद उसको खड़ा करते हैं तो ले इसको बोलेगा ई वाला छोड़ दीजिए ना, दूसरा पूछिए। ना तो ये बहाना बनाएगा कि कल हम बीमार थे, तबीयत खराब था, नहीं आए। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का मतलब है कि आप पूरे होमवर्क करके आइए और कंप्लीट कीजिए। ऐसे डेली आप याद करके आते हैं, जैसे पूछते हैं कुछ बच्चा तो बताते हैं, बहुत बढ़िया बताते हैं, जवाब देते हैं, और कुछ थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बताते हैं। इसका मतलब है कि आप अच्छा से रिवीजन नहीं कर पाए। अगर पूरा करके भी आए हैं तो अभी आपका तैयारी घबराहट में बीत रहा है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस किस लिए करवा रहे हैं? ताकि ये झिझक ना हो आने वाला एग्जामों में। तो अभी तो फिलहाल क्लियर चल रहा है आपका, समझिए मेन एग्जाम तो जनवरी फरवरी में जो होता है वही होगा, तो वहां पर आपका ओरिजिनल एग्जाम होगा। तो इतना ना ट्रेनिंगें दे देंगे कि घबराहटे नहीं वहां होगा, एकदम बहुत बढ़िया से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ऑब्जेक्टिव जो है हमारा क्या रहेगा? 8 से 10 मीटर कौन है? आहार नाल। और ये कहां से कहां तक फैला है? मुख गुहा से। ठीक है, अब आगे। और ये जो है इसकी संरचना, सभी भागों का, आहार नाल में जितना भी भाग है सभी भागों के कार्य और संरचना सब बताने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मुख गुहा, यानी कि सबसे पहला भाग।
आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन है? मुख गुहा। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए आहार नाल का पहला भाग बताइए। तो आहार नाल का पहला भाग पूछेगा तो क्या बोलिएगा? मुख गुहा बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मुख गुहा बोलना, ठीक है। तब मुख गुहा की बात करें तो हमने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि मुख गुहा जैसे ही, यानी कि मुख की बात हो रहा है, मुख को जैसे ही ओपन करते हैं अन्न को डालने के लिए, भोजन को डालने के लिए, तो आपको सबसे पहला जीभ, दांत और जबड़ा दिखाई देगा। तो वही बोल रहा है मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। ये आपका ऑब्जेक्टिव ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। तो जबड़ा जो दांत उसमें फंसा रहता है, तो मुख गुहा जो होता है जबड़ा से घिरा रहता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए क्या चाहिए? ऊपरी तथा निचले मंसाल ओठ होते हैं। तो ये तो सबको मालूम है, ये सवाल पूछने वाला है नहीं, क्योंकि आप बता दीजिएगा, ठीक है। मुख गुहा में जीभ और दांत की बात हो रही है। जीभ और दांत। आप लोग को पता है कि जीभ क्या करता है? जीभ का काम क्या है? हाँ, टेस्ट बताता है और उसके बाद अगल बगल का खानवा लपेट के डालता है। नहीं, कभी कभी ना इधर उधर फंसा रहता है। देखिएगा गैया लोग को एकदम बढ़िया से पूरा जीभ निकालेगा, इधर उधर करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा जीभ भी यही काम करता है कि खाना जहां फंसा तसा रहता है उसको कहां भेजेगा? आहार नाल के दूसरे भाग में भेजेगा। मुख गुहा पहला भाग है, दूसरे भाग में भेजने का काम करेगा जीभ, ठीक है। लेकिन दांत का क्या काम है आप बताइए? चबाने का। लेकिन कभी कभी दांत में भी 4 प्रकार का होता है। दांत में भी कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। दांत का भी नाम होता है, 4 प्रकार का होता है दांत। और यह भी पूछा जाता है कि 32 दांत कब होते हैं और 28 दांत कब होते हैं। फिर उसके बाद तो किन दांतों को मिला करके, तो अभी पूरा हम आपको याद करवाएंगे, ठीक है, समय रहते। अब देखिए आगे हम लोग सबसे पहला जीभ की बात करें। जीभ में क्या है? अभी जैसा कि बताएं आपको, स्वाद के लिए है। तो जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसाल रचना है, ठीक है। ये अपना लिखने का है। लिखने से आपको मेन इंपॉर्टेंट बात समझना है कि क्या है भाई। तो मांसाल रचना होता है। जीभ कैसा होता है? और ये अगला भाग स्वतंत्र होता है। अगला भाग जो होता है, देखते हैं अगला भाग इधर उधर नाचते रहता है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग अच्छे से बोल भी पाते हैं, जीभ की वजह से। तो अगला भाग जो होता है सिरा स्वतंत्र होता है, पिछला सिरा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपर सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। तो अंकुर ध्यान रखिएगा, अंकुर स्वाद को पता कौन करेगा? जीभ नहीं, जीभ के ऊपरी अंकुर जो ही स्वाद को बताता है। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्वाद कलियां। तो स्वाद कलियां किसको कहेंगे? अंकुर को। स्वाद कलियां किसको कहेंगे? अंकुर को। तो स्वाद कलियां, तो जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें हम स्वाद कलियां कहते हैं। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। वो निगलने का काम करता है। जैसे कि चबाइए, कितना लोग तो चबाइए नहीं करता, डायरेक्ट नहीं निगल लेता। नहीं जी, कम समय में ज्यादा खाना तो क्या करेगा? चबाएगा, निगल लेगा। अपना घर पे कुछ चबा के ऐसे भोजन जो है ना, देखिए जितना ज्यादा आप चबाइएगा उतना ज्यादा आपके मुंह में लार बनेगा। और लार जो होता है पचाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो जितना चबा करके खाइएगा उतना बढ़िया रहेगा। और जो पेट है उस पेट में भोजन जो है बहुत बढ़िया से पाचन क्रिया संभव कर पाएगा सही समय पर। नहीं तो हदिया के खा लीजिएगा तो आधे ना हुआ। दांत का काम क्या होता है? पीसना, भोजन को पीसना। पीसवे नहीं करते हैं, बिना पिसैले। कभी कभी देखिएगा हदिया के खाते रहिएगा तो लार उतना बना ही नहीं पाता, कंठ में तक जाएगा तो हुचकियाए लगेगा, कहेगा लाओ पानी लाओ भैया जल्दी से लाओ। बोलबो नहीं कर रहा, कर ले है, पानी दे ले, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता। तो हड़बड़ाना नहीं, हदियाना नहीं है। आराम से धीरे धीरे खाइए,
ज्यादा हदियावे लग रहा है तो एक ही बार मम्मी से पापा से जो भी से लड़ना है लड़ लो और लड़ के कहो हमरा थरिया में दे दो। अब मम्मी जान भी जाती है, मम्मी जान भी जाती है कि ये हदियाल है, खाएगा नहीं। 4 गो ले लिया है, 2 गो खाएगा, 2 गो छोड़ देगा नहीं। तो उन लोगों को ध्यान देना है कि हुचकी आने का मतलब है कि आप फंसा दिए यहां, ठीक है, जिसके वजह से आप पानी पीजिएगा, टगरेगा। तो फिर हुचकी एक और कारण से आता है, ठीक है, एक और कारण से आता है। जैसे देखिए, एक है भोजन मार्ग, एक है श्वसन मार्ग। भोजन मार्ग और छींक बोलते हैं ना, छींक। एक भाई देखिए खाते खाते मार देगा भयंकर, पूरा पसर जाएगा। और ये जो छींक होता है ना, आदमी को देख के नहीं आता। अब जैसे अब मान लीजिए कि खा रहे हैं, खाते खाते किसी के बारे में सोच लिया, अब खा रहे हैं, अब भोजन क्या कर रहा है, उसको भेजना था अमाशय में, आहार नाल से होते हुए, लेकिन वो कह रहा है कि सोच रहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई अब सांसों लेना है, सांस लेना, ये श्वास नली में जाएगा, ये आहार ये चल गया भोजन नली में। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि गड़बड़ होता है, आपका माइंड जो है एकत्रित नहीं रहता, सोचते रहता है, जिसके वजह से भेज देता है, सांस नली में चल जाता है। तो जैसे ही सांस नली में जाता है ना, तो सांस नली भी टेंशन में आता है, अरे भाई वाह, हमर आदमी है ये नहीं, हमारे घर में कैसे घुसल जा रहा है, इसको जल्दी भगाओ। और जैसे ही मारता है धक्का, तो सामने वाला कौन है, और मुंह पे सीधे। इसीलिए हुचकी आना एक अलग हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, छींक जिसको बोलते हैं, ठीक ना। और हम लोग कभी कभी हदिया के खा लेते हैं, तो उसमें आपका हुचकी आते रहता नहीं, पानी की वजह से। तो पानी नहीं पीते हैं, कभी कभी तो ऐसा हुचकी आता है कि पानी पीने के बाद भी बंद नहीं होता, तो बोलेगा कि बहुत ज्यादा तो नानी याद कर रहा, और ऊपरे से चलियो जाता नानी घरे कि जा चल लुए, तो जाके नानी घर जाते उतना देर में तो खत्म हो जाता हुचकी। तो हुचकी आना, तो हम लोग पढ़ रहे थे स्वाद कलियां। तो स्वाद कलियां किसको बोलते हैं, अंकुर, यानी छोटे छोटे जीव पर जो अंकुर होते हैं, दाना होते हैं, उनका काम करना है कि स्वाद को पता करे। जैसे कि खट्टा मीठा, जो भी तीता है फीका है, जो भी पता करना है, ये स्वाद कलियां ही पता करती है। अब आगे बात करें तो इसमें जीव जो है, तो इसमें एक ही मुख्य बात था कि छोटे छोटे अंकुर, जिसको हम स्वाद कलियां कहते हैं। और बाकी जो है इनको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है, ये अपना चीज है, याद ही रहेगा कि आगे वाला जो होता है जीव वो स्वतंत्र होता है, पीछे वाला जुड़ा रहता है। तो किससे जुड़ा रहता है, फर्श से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये मांसाहार रचना है, और ये जो है जीव निगलने में मदद करता है। तो किसको निगलता है, भोजन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, दांत के बारे में पढ़ते हैं, जो कि जैसा कि हमने आपको दांत के बारे में थोड़ा बहुत आकृति दिखाने का कोशिश किया था। अरे अब कुछ ही हो गया। चलिए हम लोग दांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दांत से संबंधित एक फोटो तो आना चाहिए, नहीं फोटो आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। गायब हो गया जी। चलिए गायब हो गया तो कोई बात नहीं है। समझ में नहीं, देखिए अंग्रेजी में लिखा है, तो अंग्रेजी भी आपको बता देंगे, ठीक है। ये दांत का रचना है, बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, इन सब के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ये गायब हो जा रहा है बार बार। ओए
चलो देखो, देखिए जी, आप लोग भटक रहे हैं कहीं और, भटकिए नहीं, एकदम ध्यान रखिए यहाँ कि हम लोग दांत की बात कर रहे हैं। तो दांत जो है मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। दांत जो है जबड़े के मसूड़े से, तो जो जबड़ा होता है, जबड़ा में क्या रहता है? मसूड़ा रहता है। जबड़ा में क्या रहता है? तो दांत किससे जुड़ा रहता है? मसूड़ा से। और मसूड़ा किससे जुड़ा रहता है? जबड़ा से। तो आपको पता है कि जबड़ा मुख्य में कितना है? दो है। कितना है? एक ऊपर और एक नीचे। उसको क्या बोलते हैं? जबड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जबड़ा किससे जुड़ा है? मसूड़े से। और मसूड़ा किससे जुड़ा है? चलिए, दांत से। मसूड़ा दांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वही बोल रहा है, सुनिए, वही चीज यहां लिखा हुआ है कि मुख्य गुहा के ऊपरी और निचले क्या है? जबड़ा है। तो जबड़ा जो है, जबड़े पर क्या है? दांत व्यवस्थित है, मतलब कि एक बढ़िया से सजा करके रखा हुआ, इसलिए इसको व्यवस्थित बोल दिया। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, ध्यान रखिएगा, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, जो धंसा होता है उसको हम जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़। और वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसको हम बोलते हैं सिर या शिखर। तो जो धंसा होता है उसको जड़, और जो ऊपर जो रहता है, जो दांत दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं शिखर। तो चलिए, निचला भाग को क्या बोलेंगे? जो धंसा होता है उसको जड़ बोलेंगे, जो ऊपर होता है उसको शिखर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे कमाल की बात, आगे देखिए, जड़ तथा शिखर के बीच का भाग को क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। जड़ का जो बीच का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? कौन गिरा है रे? किधर से गिरा? कल लड़की लोग ही गिराई होगी, और कौन गिराया होगा? अपने आप बोलो। हाँ, तीनों पांचों बोल दो, हम नहीं गिराए। चलिए देखिए, तो जो दांत मसूड़ा के अंदर रहता है जड़ बोलेंगे, और जो दांत मसूड़ा के ऊपर रहता है उसको शिखर बोलेंगे। लेकिन जो मसूड़ा और ऊपरी भाग के बीच पाया जाता है उसको बोलते हैं ग्रीवा या गर्दन बोलेंगे। ग्रीवा या गर्दन बोलेंगे। ग्रीवा या
ग्रीवा या गर्दन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें बात कीजिए, इधर आ जाइए, आप देखिए आकृति में, सब लोग आकृति में देखिएगा, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है जिसको पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दम ध्यान रखिएगा, आकृति से ही है। तो ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं, अरे पीला ही है, ये भाग जो दिखाई दे रहा है जी, इस भाग को बोलते हैं पल्प कैविटी। इसको क्या बोलते हैं? इस भाग को पल्प कैविटी बोलेंगे। तो कहता है कि प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिसको हम पल्प कैविटी अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है मज्जा गुहा। तो सबसे निचला भाग, दांत का सबसे अंदरूनी भाग जो बात हो रहा है वह होता है मज्जा गुहा। मज्जा सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? मज्जा गुहा कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर आ जाइए, मज्जा गुहा के जस्ट ऊपर, मज्जा गुहा के ऊपर, ठीक है। कहता है इसके ऊपर दंत अस्थि यानी कि जिसको बोलते हैं डेंटाइन, डेंटाइन। तो मज्जा गुहा इसको कहते हैं, मज्जा गुहा के जस्ट ऊपर, ठीक है, इसको कहेंगे डेंटाइन। इसको क्या कहेंगे? इस भाग को कहेंगे डेंटाइन। इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को डेंटाइन कहेंगे। इस भाग को क्या कहेंगे? डेंटाइन कहेंगे। देखिए ये नीचे वाला भाग है, ध्यान रखिएगा, यहां से नीचे रहता है, यहां से क्या रहेगा? नीचे, और यहां से ऊपर रहता है। तो इसके ऊपर यानी कि मज्जा गुहा के जस्ट ऊपर वाले भाग को डेंटाइन या दंत अस्थि बोलते हैं। दंत अस्थि। तो दंत अस्थि के जस्ट नीचे मज्जा गुहा। दंत अस्थि के नीचे क्या है? अब मज्जा गुहा के जस्ट ऊपर डेंटाइन होता है। डेंटाइन का क्या काम होता है? कहता है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। तो दांत बनाने का काम किसका है? डेंटाइन का। दांत बनाने का काम किसका है? डेंटाइन का। अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। अधिक कड़ी और कैसा होता है? जैसा कि आकृति में आपको पीला रंग दिख रहा है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? कहेंगे डेंटाइन कहां पाया जाता है? तो कहेंगे मज्जा गुहा के ऊपर पाया जाता है। मज्जा गुहा के ऊपर पाया जाता है। इसका काम है दांत का भाग तैयार करना। दांत का भाग तैयार यानी कि दांत तैयार करने का काम इसका है। और यह जो दांत, जो ये डेंटाइन है, ये इतना मजबूत होता है। तो कितना मजबूत होता है? कहेंगे हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है। हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो क्लियर हुआ? दांत है वो दांत तैयार करने का काम कौन करता है? डेंटाइन। डेंटाइन के नीचे कौन है? मज्जा गुहा को क्या नाम से बुलाते हैं? पल्प कैविटी, ठीक है। क्लियर है जी यहां तक? चलिए यहां तक क्लियर है तो ठीक है। अब ये वाला है ना, अब अंतिम बच गया है, तो अंतिम इसमें आगे देख लेते हैं। आकृति में मिल तो रहा है लेकिन इसमें आ जाते हैं जहां छोड़े थे। तो तीन भाग ही समझना है दांत में। दांत का सबसे अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं मज्जा गुहा। क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा बोलते हैं। दांत के अंदर वाला भाग को मज्जा गुहा, ठीक है। प्रत्येक दांत के भीतर मज्जा गुहा होती है। इसके ऊपर दंत अस्थि यानी डेंटाइन होती है। दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। यह हड्डी से कड़ी तथा पीले रंग की होती है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है या 2 नंबर का भी बन सकता है। अब डेंटाइन के ऊपर वाला भाग, तो डेंटाइन के ऊपर वाले भाग को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर खड़ा हो तो जी, उसको
दांत कहां रहता है? कहां अवस्थित है दांत? जबड़ा में। क्या बोलो ना ठीक से जी। जबड़ा में। और जबड़ा के ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? तुम जी खड़ा हो तो जी तुम बताओ। तुम, हाँ तुम बताओ कहां रहता है दांत? जबड़े में रहता है। और इधर नेहा तुम खड़ी हो। कहां है? मसूड़ा में। अब मसूड़ा कहां रहता है? जैसे हमने आपसे पूछा कि दांत कहां रहता है, किससे जुड़ा रहता है, तो क्या बोले? तो भी जबड़े पे आ गई। तुम बताओ जी। हाँ बताओ, बताइए दांत कहां अवस्थित है? मसूड़ा में। अब मसूड़ा किससे जुड़ा हुआ है? जबड़ा से जुड़ा हुआ। नहीं, बैठिए। बताइए दांत किससे जुड़ा हुआ है? अब मसूड़ा किससे जुड़ा हुआ है? यहां नहीं लिखा हुआ था, हटा दिए, वही पूछे हम। यहां लिखा था तो तुम पढ़िए लेता। ये सब ध्यान नहीं देता है, पढ़ा रहे हैं। ध्यान देगा ना कि जबड़े से जुड़ा रहेगा, जबड़े पढ़ाए थे हम। ध्यान दे रहा बतियाने पे। बैठो बैठो। तो दांत जबड़ा से जुड़ा नहीं रहता है, मसूड़ा से जुड़ा रहता है। मसूड़ा किससे जुड़ा रहता है? जबड़ा से। ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बता दीजिएगा। घबराना नहीं है, घबराने के लिए आपको कोचिंग में पढ़ा नहीं रहे। सुनिए ध्यान से, समझिए, सारा क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। सुनेंगे ही नहीं। क्या पूछे? अब जबड़ा के ऊपर क्या रहेगा? मसूड़ा। हाँ तो क्या बोलोगी? चलो जी देखो, अब अंतिम जो बच गया है आज का, अंतिम दांत से रिलेटिव जो कि बताने वाले हैं आपको 32 दांत। तो 32 दांत तो यहां पर अब कोई क्या 32 दांत दिखाएंगे, फोटो लाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब फोटो लाने से पहले हम कुछ आपको दिखा देंगे, समझ जाइएगा। चलिए देखिए, डेंटाइन के ऊपर इनामेल होता है, और इनामेल किसको कहेंगे? जो उजला उजला दिखाई देता है। जो क्या दिखाई देता? हाँ, जो सबके सबको, जो जिसको हम लोग दांत बोलते हैं ना। तो डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा। तो इनामेल का काम क्या है? दांत को। तो इनामेल कहां रहता है? डेंटाइन के ऊपर। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे नीचे मज्जा गुहा, और उसके ऊपर डेंटाइन के ऊपर इनामेल, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, जबड़ा जो रहता है, जबड़ा मुख्य गुहा में क्या है? जबड़ा के ऊपर मसूड़ा के ऊपर दांत, मसूड़ा के ऊपर, ठीक है। और दांत किसको कहते हैं? इनामेल के नीचे डेंटाइन के नीचे, ठीक है। अब इधर से ऊपर आए चाहे इधर से नीचे जाए, तो ध्यान में रखना। तो फिर से एक बार, पहले मसूड़ा, पहले कि पहले जबड़ा?
पहले जबड़ा, फिर दांत के नीचे डेंटाइन। क्या? देखिए दांत, ओए दांत पहले जो है जबड़ा रहेगा, जबड़ा से ऊपर आएंगे तो मसूड़ा, मसूड़ा में क्या फंसा रहेगा? दांत को क्या बोलते हैं? इनामेल। और इनामेल के नीचे क्या रहेगा? डेंटाइन के नीचे क्या रहेगा? मज्जा गुहा। तो डेंटाइन का काम क्या है? दांत तैयार करना। डेंटाइन का काम क्या है? चलिए, और दांत का क्या काम है? ठीक है, सुरक्षा करना। तो दांत का काम है सुरक्षा करना। किसका सुरक्षा करेगा? तो भाई डेंटाइन का, और इन लोगों का सुरक्षा किया जाता है। ठीक है, अब अंतिम जो है आपका, वो एक वयस्क व्यक्ति में, आप तो वयस्क नहीं है, वयस्क का मतलब होता है बड़े लोग। बड़े लोग का मतलब पैसा वाला नहीं, उम्र में बड़ा होना चाहिए। और एक, अच्छे हम भी हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के मुख्य गुहा में कुल 32 दांत होते हैं, लेकिन आप वयस्क नहीं है इसलिए आपके मुख्य गुहा में 32 दांत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, आप अपना दांत चेक करेंगे, दूसरा का दांत चेक नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपना बोले हैं सीधे। आगे जो है 4 दांत, कितना दांत? 4 दांत। आगे का जो 4 दांत है उसको बोलते हैं कतरनक, इंसाइजर। कतरनक मतलब कि उसको काटने का काम करता है। ठीक है, उसको क्या करेगा? तो 4 ऊपर और 4 टोटल कितना? 32 करते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे। एगो देखिएगा भाला जैसा रहेगा, एगो इधर तो एगो नीचे भी है, एगो इधर एगो नीचे भी है। तो भाला जैसा का 4 ठो, जिसका नाम है, नामे है भेदक। भाला है मतलब भेद देगा। ठीक है, तो ये काटने का काम करता है। ये क्या करेगा? काटेगा। ठीक है, ये क्या करेगा जी? लो। काटना। और ये है फाड़ना। ठीक है, जैसे हम लोग का उतना नहीं होता है, लेकिन जानवर लोग इसी से शिकार को फाड़ते हैं। ठीक है, और आप लोग छोटा मोटा शिकार करते हैं, इसलिए लेग पीस को ही फाड़ना, वही फटेगा। और क्या, ये कभी कभी देखते हैं अमरूद दे देता है, ए भाई आधा दे, तो क्या करेगा? दतवे से फाड़ लेता है। हाँ, अरे तो तुम भाई बहादुर हो तो तुम हाथ से तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये कितना है? जिसको बोलते हैं भेदक या कैनाइन। भेदक या तो 4 होगा, एक ऊपर एक नीचे, इधर साइड भी, तो 4 टोटल कितना हो गया? 4। अब ये होता है अग्र चवर्णक। अग्र, तो आप देखिएगा इसका चबाने का काम होता है, चबाना या पीसना। तो ये 2 इधर होगा, 2 ऊपर में, 2 तो 2 कितना हो गया? 4। फिर 2 इधर, तो कितना हो गया? 8। तो ये भी कितना होता है? तो ये पीसता है। क्या करता है? पीसना या चबाना, जिसको तोड़ना। ठीक है, महीन करता है। तो ये भी कितना है? 8, जिसको बोलते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक मतलब कि आगे। ठीक है, आगे ये बच्चा में निकल जाता है। और इसको दूसरा भी नाम है प्रीमोलर। दूसरा नाम क्या है? और अग्र चवर्णक जो होता है वो उसकी संख्या 8 है। ठीक है, अब एक और अंतिम बच गया है जिसको बोलते हैं चवर्णक या मोलर, जो कि उसका मुख्य काम है वो 3 होता है। 3 इधर और 3 कितना हो गया? 6 और 6 ऊपर, तो टोटल कितना हो गया? 12। और सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32। लेकिन आप जो है वह आप
32 वाले दांत वाले नहीं है, क्योंकि आप वयस्क नहीं है। तो किसमें से गायब होगा? तो कहेंगे मोलर में से। किसमें से गायब होगा? मोलर या चवर्णक। तो आपका चवर्णक जो होगा वो 2 होगा। कितना होगा? 2। उंगली डाल के देखना या ऐनक में जाके घरे देखना, ठीक है। तो 2 अभी आपके दांत जो है 2 क्या है? चवर्णक है और 2 आग्र चवर्णक। तो 2 इधर 2 इधर और 2 ऊपर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 8। तो यहां पर 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहां 28 होगा। ये वयस्क के लिए 32 कितना है? वयस्क के लिए। तो आप लोग वयस्क नहीं हुए हैं। वयस्क होने का मतलब है वो 4 दांत आपका 20-25 के बाद आता, 25 के बाद आएगा, जिसको सब दूध के दांत कुची कुची बकते रहता है सब, ठीक है। अकल के दांत, हाँ सॉरी, अकल के दांत, ठीक है। अरे आएगा ही आएगा, ये साइंस है, लड़की नहीं है, आएगा, ठीक है। तो 4 क्या है? चवर्णक या मोलर, ये कितना होता है? 4 होता है। 3 होगा, 3 ऊपर 3 नीचे, इधर होगा तो इधर भी होगा। तो 6 और 6 कितना? 12। लेकिन वयस्क में होता है 12, लेकिन वयस्क से छोटा रहेगा उसका 4 इधर 4 इधर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का दांत नाम याद रखिएगा। पहला क्या है? पहला कतरनक, हिंदी में याद रखिए चाहे इंग्लिश में याद रखना है। कतरनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्र चवर्णक, और तो 2 ही तो नाम याद करना है जी, 2 ही ना। एक याद करना है कतरनक, दूसरा इसमें लिखा है अग्र और इसमें लिखा है चवर्णक, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही, अगले फिर वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पर, ठीक है।